ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था कि इस समय हम जो है आपको एमएफटी के बारे में पढ़ा रहे हैं और एमएफटी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अभी तक हमने 2-3 वीडियोस आपके लिए डाले हैं एमएफटी से रिलेटेड। अब जो है हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर वैल्यूज़ निकालनी है तो आप किस तरीके से निकालना है। बहुत सिंपल सा मेथड है, थोड़ी मेहनत आपको करनी है। एक मैट्रिक्स मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मैट्रिक्स को आप याद कर लीजिए। याद करने का तरीका मैं सिखा दे रहा हूं, आपको बस क्या करना है, मैट्रिक्स को याद करना है। 3 केसेस हैं हमारे पास, हमने 3 तरीके से केसेस पढ़े हैं। एक कार्टेशियन पढ़ा है और एक सिलेंड्रिकल पढ़ा है और एक स्फेरिकल पढ़ा है। यानी कि अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं इन्हीं वाइसी वर्सा में ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में कि अगर कोई वेक्टर हमें कार्टेशियन में दिया हुआ है और हमसे कहा सिलेंड्रिकल के बारे में बताइए, अगर कोई वेक्टर सिलेंड्रिकल में दिया हुआ है तो कह रहा है आप कार्टेशियन के बारे में बताइए, कह रहा है सिलेंड्रिकल दिया हुआ है स्फेरिकल के बारे में बताइए। तो 3 चीजें आपको दिमाग में रखनी है। मान लीजिए आपको वेक्टर जो है, जो भी वेक्टर इक्वेशन दे रखा है वो सिलेंड्रिकल में दे रखा है मान लीजिए, और आपसे कहा कि इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके बताइए। तो सिंपल सा मेथड है, जिसमें निकालना हो उसको इस तरफ रखिए। तो हमने ax ay az मैंने पहले भी बताया था, कार्टेशियन का मतलब x y z से होता है, सिलेंड्रिकल का मतलब रो फाई z से होता है, स्फेरिकल का मतलब r थीटा फाई से होता है। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। हमने कहा कि एक सिलेंड्रिकल दे रखा है तो जो दे रखा है उस मैट्रिक्स को इस तरफ रखिए। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये वैल्यूज कहां से निकल के आती हैं। जो दे रखा है उसको इस तरफ रखिए, जिसको निकालना है उसको इस तरफ रखिए। बीच में एक मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं हम लोग। तो ये एक मैट्रिक्स है जो सिलेंड्रिकल में गिवन था हमें और कह रहा है कि इसको कार्टेशियन में बताइए। तो आप इस मैट्रिक्स को याद कर लीजिए। अगर बाय डिफॉल्ट आपसे कह रहा है कार्टेशियन दिया हुआ है और सिलेंड्रिकल निकालना हो तो इस मैट्रिक्स को क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। जो निकालना है उसको इक्वल के इस तरफ रख दीजिए, जो गिवन है उसको इक्वल के इस तरफ रखिए और इस मैट्रिक्स को क्या करिएगा, ट्रांसपोज कर दीजिएगा। यानी कि रो कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे तो गिवन वाली चीज उस तरफ चली जाएगी। ये एक याद रखिए। एक याद रखने के बाद दूसरे को कैलकुलेट कर लीजिए। तो मान लीजिए आपको कार्टेशियन निकालना है, तो कार्टेशियन निकालना है तो एक्स वाई जेड आपको कैलकुलेट करना है। और किससे निकालना है, सिलेंड्रिकल से निकालना है। सिलेंड्रिकल आपको यहां दे रखा है तो एक मैट्रिक्स हो गया। उसमें भी आपको पूरी मैट्रिक्स नहीं याद करनी है। देखिए 0 0 1 लास्ट वाला याद कर लीजिए, 0 0 1 लास्ट वाला याद कर लीजिए। यानी कि इधर 0 0 1 इधर 0 0 1 बेसिकली फंसा गया। सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को आपको समझना है। इसमें भी आपको सारी चीजें याद करनी है। x का कंपोनेंट हमेशा cos के साथ होता है, याद रखिएगा। जब भी हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं x का कंपोनेंट जो होता है वो cos के साथ जाता है। यानी कि ax है तो cos फाई रख दीजिएगा। फाई इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल के बीच में सिर्फ फाई आता है, अभी थीटा का कोई रोल नहीं आया है। तो आपको अब यह भी याद नहीं करना है कि इस मैट्रिक्स में क्या होगा। यहां x है तो यहां cos याद रखिए, चूंकि सिलेंड्रिकल की बात है तो फाई याद कर लीजिए। बस एक याद करना है, बाकी किसी को नहीं याद करना है। अगर cos के x के साथ cos फाई है तो y के साथ sin फाई होगा। यानी कि ये मैट्रिक्स एज इट इज याद हो गई। और इसको क्या करना है, इस वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin फाई का डिफरेंशिएशन cos फाई। यानी कि मैट्रिक्स को याद करने में समय ही कितना लगा आपको। सिंपल सा क्या था, जो निकालना था इस तरफ रखिए, जो गिवन है इस तरफ रखिए। करना क्या था, x के साथ के cos का कंपोनेंट रहता है। एक वैल्यू आपको पूरी मैट्रिक्स में याद करना है, cos फाई। एक बार आप सिर्फ cos फाई याद कर लीजिए, बाकी किसी को याद नहीं करना है। दिमाग पे जोर डालिएगा। 0 0 1 0 0 1 रहता है। अब आपको मैट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स आपको याद हो गया, वेरी गुड। अगर ये याद हो जा रहा है, अब मान लीजिए आपको सिलेंड्रिकल दिया हुआ है तो सिलेंड्रिकल वाले को इधर रखिए, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, ax वाले को इस तरफ ले जाइए। यानी कि अब कार्टेशियन सिलेंड्रिकल का जो मैट्रिक्स वेक्टर इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आपको अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए क्या करना है कि सेकंड हम लोग आते हैं, नहीं स्फेरिकल दे रखा है। अब की कहा स्फेरिकल दे रखा है, कार्टेशियन निकालना है। अगेन प्रोसेस, जो दिया है जो उसको निकालना है उसको इस तरफ रखिए, जो गिवन है उसको इस तरफ रखिए। पहचाना कैसे स्फेरिकल है, r थीटा फाई से पहचाना कि ये स्फेरिकल है। इसको कैसे पहचाने थे, सिलेंड्रिकल है। रो फाई जेड से पहचाना था कि सिलेंड्रिकल है। अब देखिए इसमें भी बहुत दिमाग नहीं लगाना है। पहली चीज जो cos फाई था वो cos फाई आप रख दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बात फंसी कहां
यहाँ पे अब चूंकि स्फेरिकल आ गया तो साइन थीटा का कंपोनेंट आ गया, तो यहाँ पे हमने साइन थीटा का कंपोनेंट रख रखा है। एक्चुअल में जब इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है रो कॉस फाई, और रो कॉस फाई में रो उसकी वैल्यू होती है आर साइन थीटा। आर को हटा दीजिए याद करने के लिए, याद रखिएगा कि ax के साथ साइन थीटा आ चुका है बस। और लास्ट में यहां सिर्फ ये वैल्यू याद रखिएगा 0 होती है। अब देखिए cos फाई यहाँ था, ये साइन थीटा था, याद कर लिया आपने। y के साथ साइन फाई आपने अभी अभी पढ़ा था इस मैट्रिक्स में, देखिए cos फाई साइन फाई, तो cos फाई साइन फाई चल ही रहा था। अब इसमें मल्टीप्लाई हमने किसका किया है, साइन थीटा का किया है, यानी कि साइन थीटा ये हो गया हमारे पास। अब देखिए z के साथ क्या होता है, cos थीटा होता है, यानी कि az इक्वल टू आर cos थीटा। अगर सब में r से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी डिफाइन करके बताऊंगा, यहाँ r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो हो गया, यहाँ r से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी रो हो गया, यहाँ r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z हो जाएगा। क्लियर है, बाकी किसी चीज पे दिमाग देना ही नहीं है। वापस देखिए cos फाई जैसे था cos फाई रहने दीजिए, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो गया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो गया, साइन फाई जैसे था वैसे ही साइन फाई रहेगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, इसमें भी आपको टेंशन नहीं है। अब आते कहां पे हैं, वापस इस पे आ जाते हैं। cos फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई, साइन फाई का डिफरेंशिएशन cos फाई, क्योंकि यहाँ पे कोई फाई का कंपोनेंट था नहीं तो मान लीजिए कांस्टेंट रहा होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेशन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। बहुत सिंपल था, थोड़ा सा 2-3 बार अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 बार न्यूमेरिकल अपने आप लगाएंगे, विश्वास मानिए ये मैट्रिक्स आपकी याद हो जाएगी। और ये मैट्रिक्स इतना हेल्पफुल है कि बहुत लेंथी न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पोर्शन से, आपके बहुत सारे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में भी आते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में इस पोर्शन से भी पूछ लिया जाता है, डेरिवेशन आता है इसका। न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं, सिंपल सा मैट्रिक्स याद करने का तरीका, जो बच्चा जिस हिसाब से याद कर पाए उस हिसाब से याद कर ले, बस मैट्रिक्स की वैल्यूज नहीं भूलनी चाहिए। अगर कार्टेशियन x इधर रखे हो तो ये याद कर लेना, अगर ax इस तरफ चला जाएगा तो इस पूरे मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स था हमारा सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल। अब यहां पे बात फंसी, उसने हमको कहा कि सिलेंड्रिकल में दे रखा है और कह रहा है स्फेरिकल बताइए, तो हमारे पास 2 रास्ते हुए। पहला रास्ता ये हुआ कि सिलेंड्रिकल से हम कार्टेशियन में जाएं, इसका यूज करें। दूसरा रास्ता, अब कार्टेशियन पता चल गया, स्फेरिकल कैलकुलेट कर लें। यानी कि ये तो लंबा प्रोसेस हो गया ना हमारे पास कि सिलेंड्रिकल से पहले कार्टेशियन में आ रहे हैं और फिर कार्टेशियन से स्फेरिकल, यानी कि एक न्यूमेरिकल को लगाने के लिए हमें इन 2 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ रही है। तो क्यों ना एक आसान सा मैट्रिक्स बना लिया जाए, तो एक आसान सा मैट्रिक्स बन के आया सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के बीच में। मान लीजिए अगर सिलेंड्रिकल दिया है तो इसको इस तरफ रखिएगा, ट्रांसपोज कर लीजिएगा, और मान लीजिए स्फेरिकल दे रखा है तो स्फेरिकल को इस तरफ रखिएगा, सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करिएगा। ये मैट्रिक्स तो बहुत आसान है निकालना, कुछ नहीं करना है, 0 0 1 0 1 0 याद कर लेना है। यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 याद किया था, और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 1 0 0 0 1 याद कर लीजिएगा। बाकी कहीं कुछ करना ही नहीं था। पहला साइन थीटा है तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा। एक सिंपल सी मैट्रिक्स थी, इसको याद करने में आपको मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको पास करना है, आपको सक्सेस लेना है, आपको कंपटीशन बीट करना है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ये आपके चॉइस है कि कैसे याद करते हैं, जितना याद रहेगा उतनी ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे। फील्ड थ्योरी में सारी चीजें न्यूमेरिकल बेस्ड होती हैं, बस कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसीलिए हमने इस फार्मूले को आपको बता दिया है, इसको अपने नोट्स कॉपी में डाल लीजिएगा, इसको आप कोई भी एक न्यूमेरिकल उठा के वेरीफाई करिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको देखिएगा, इससे रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल भी एक करके दिखा दूंगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब एक एक करके आते हैं कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। तो किसी भी वेक्टर का देखिए, अगर हम आपको याद करने के लिए कहें कि भैया बताओ कैसे याद करोगे, तो कहो सर कार्टेशियन था, इस तरफ लिख लीजिए ax ay az, वेरी गुड बेटा, इधर इक्वल का साइन लगाइए। अच्छा सर सिलेंड्रिकल था तो a रो a फाई और az लीजिए, वेरी गुड सर। मैट्रिक्स तो हम भूल गए हैं, अब मैट्रिक्स याद कैसे करें। हमने कहा बेटा परेशान मत हो, हमने यही बताया था कि अगर x है तो यहाँ पे cos लिख दो, चूंकि सिलेंड्रिकल कार्टेशियन में चल रहा है
है तो फाई लिख दो, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सर ये तो cos फाई हो गया, अच्छा ए वाई था तो यहाँ पे sin फाई लिख दो। अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया सर। अच्छा ये वाली वैल्यू तो मुझे याद आ रही है कि ये डिफरेंशिएट करने से आई थी, cos फाई का डिफरेंशिएशन माइनस sin फाई होता है, sin फाई का डिफरेंशिएशन cos फाई होता है। अरे वाह वेरी गुड। और लास्ट में सर मुझे याद है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 0 1 आपने हमको याद कराया ही था। तो ये देखो मैट्रिक्स इस तरीके से याद हो जाएगी, एक बार दो बार तीन बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे बेटा याद हो जाएगा। अगर याद हो जाएगा तो नौकरी पा जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो बात आती है कि ax ay az था क्या, इसको मैं हटा दे रहा हूं, आप अपनी नोट्स में डाल लीजिएगा, वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा चैनल्स को, एक एक वीडियोस आपके पास आते रहेंगे और मैं बहुत जल्द ही इसको फेसबुक या लाइव स्ट्रीमिंग क्लास में भी कन्वर्ट कर दूंगा। जो बच्चे लाइव देखना चाहें वो लाइव भी देख सकते हैं आगे चल के। अब देखिए होता क्या है कि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, हमने कहा सर ये एक वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है सर ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर है, बेटा हमने कहा x है y है और z है। अगर x y z है यानी कि ये कार्टेशियन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर वेक्टर की डिफिनेशन तो हमने पढ़ रखी थी, वेक्टर का मतलब होता है उस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि ax का हमने मॉड लगा दिया। सर इसका यूनिट वेक्टर भी तो होना चाहिए। अच्छा ax कैप हो जाता है हमारा बेटा, वेरी गुड। इसी तरीके से अगर हमने कहा सर y के लिए बताइए क्या होता है, कोई बात नहीं, ये हमने लिख दिया ay का मैग्नीट्यूड। अच्छा ये y की डायरेक्शन में जाएगा, ये हमने लिख दिया ay का यूनिट वेक्टर, यानी कि y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और सर अगर हमने कहा z के लिए बात कर रहे हैं तो ये हमने कहा बेटा az लिख देना और az की डायरेक्शन में लिख देना। यानी कि अगर कोई वेक्टर a है x y z के फॉर्म में है, यानी कि कार्टेशियन दिया हुआ है, तो इस वेक्टर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax ay az। बेटा ये ax ay az कुछ है नहीं, 12th स्टैंडर्ड में जो आप पढ़ के आए थे, इसी को I कहते थे, इसी को J कहते थे, इसी को K कहते थे। यहाँ पे चूंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका बढ़ा देना चाहा तो हमने इसको ax कह दिया, इसको y कह दिया, इसको az कह दिया। ये कंफ्यूजन इसलिए दूर कर रहा हूं आपका कि यही I है, यही J है और यही K है। नहीं दूर करेंगे तो फिर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा सर तो वेक्टर B के बारे में फिर बता दीजिए। तो वेक्टर B का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ bx। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ bx मत लिखिएगा बच्चों, यहाँ भी ax रहेगा। और यहाँ पे अगर by लिखेंगे तो यहाँ पे भी ay रहेगा। और यहाँ पे अगर bz लिखेंगे तो यहाँ पे भी az रहेगा। यहाँ पे bx by bz स्मॉल में मत लिख दीजिएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये एक यूनिट वेक्टर को सपोर्ट कर डिफाइन कर रहा है। ये कोई इसके b के साथ यहाँ b नहीं आएगा, c के साथ यहाँ c नहीं आएगा। ये बेसिकली था क्या, ये i था, ये j था, ये k था, ये भी i होगा, ये भी j होगा, ये भी k होगा। आपको सिर्फ ध्यान किस में रखना है, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के साथ जाना था। ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब देखो हमने आपको यह भी बताया था कि बेटा जब हम ट्रांसफॉर्म पढ़ा देंगे तब आपको वेक्टर के बारे में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी सारी चीजें बताएंगे। अब देखो ये मैट्रिक्स मुझे लगता है आपको याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी तो इससे आप न्यूमेरिकल भी कर ले जाओगे। अब देखो हमने आपसे क्या कहा था, जहां जहां न्यूमेरिकल आएगा इस मैट्रिक्स को हम दोबारा आपके सामने लिख देंगे। और याद करने का तरीका तो बता ही दिया था, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा 0 1 0 ए आर ए थीटा ए फाई हो जाएगा, ए रो ए फाई ए जेड हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस मैट्रिक्स को मैं हटा दे रहा हूं। अब देखो हमने आपसे ये भी कहा था बेटा कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम जब वेक्टर के साथ चलेंगे तब हम वेक्टर के साथ आपको बता देंगे। देखो था क्या हमारे पास, अब हमने कहा कि सर ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है। अब इस वेक्टर को हमने कार्टेशियन में डिफाइन कर दे रखा है, तो कार्टेशियन का मतलब ax ay az। याद रखिएगा ax ay az था क्या, यानी कि दो वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है हमारे पास a है और एक वेक्टर हमारे पास b है। हमने कहा ये वेक्टर a का x y z के साथ कुछ होगा, ये वेक्टर b का x y z के साथ कुछ होगा। अच्छा x y z भी इसी समय ही समझ लो क्या है ये, क्यों बार बार आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो। मान लो कोई वेक्टर a दिया हुआ है, पॉइंट हमने दिया 2 3 5, हमने कहा बेटा इसको डिफाइन करके बताओ कि ये 2 3 5 है क्या, तो आपने कहा सर कुछ भी नहीं है, मैं बता दे रहा हूं ये एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक वेक्टर को डिफाइन कर रहा है, हमें कह रहा है कि ये 2 3 5 कहां पे होगा।
होगा। आपको कहीं जाना ही नहीं है, आपको बस वीडियो में बने रहना है। यहां मैं सिखा दूंगा आपको सारी चीजें। करना क्या था बेटा, एक्स पे कितने यूनिट वेक्टर चल रहे हो, 2 यूनिट वेक्टर चल रहे हो, तो मान लो 2 यूनिट वेक्टर हम यहां तक आ गए। ये ax के साथ था तो ये x का यूनिट वेक्टर हो जाएगा। कितने मैग्नीट्यूड चले हो, 2 मैग्नीट्यूड चलो हो, वेरी गुड। अब ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, y पे कितने मैग्नीट्यूड जाना, 3 जाना, तो यहां से नहीं जाना था। जाना कहां था, वेक्टर का एडिशन का रूल होता है। एक रूल होता है हेड एंड टेल का, यानी कि एक का सिरा दूसरे का पुच्छ होता है, यानी कि एक के सिरे को दूसरे के पुच्छ से जोड़ा जाता है। अगर यहां से हम चलना स्टार्ट किए हैं, यहां पे आए हैं, दैट इज कॉल्ड हेड। अब दूसरा वेक्टर ए का 3 पे, इसको 3 यूनिट यहां से चलना पड़ेगा। ये देखिए हम 3 यूनिट चल दिए हैं। अब 3 यूनिट के बाद हम कहां आ गए, यहां पे आ गए, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर देखो ये हो जाएगा। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कह रहा है जेड में +5 ऊपर जाना है, तो जेड में +5 ऊपर चले जाइए, तो ये 5 हो गया। अब रिजल्टेंट किसका किसका हो गया, इसका हो गया रिजल्टेंट, यानी कि यही हमारा पॉइंट था 2 3 5 पे, जिसको वेक्टर नोटेशन हमने ये कर रखा है। और लिखने का तरीका क्या था, 2ax प्लस 3ay और प्लस 5az। ये एक्चुअल में हुआ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और यही इस वेक्टर का हमारा जो, अगर हम कहें कि इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये वाली लाइन जो होगी हमारी, ये लाइन डिफाइन करेगी। करने का तरीका क्या था, पहले 2x में चलो, 3y में चलो, 5z में चलो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका था। वहां से भी देखो, पहले इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला तो ये निकल के आया। अच्छा, अब वेक्टर ये और ये जा रहा है, तो एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जोड़ दिया, यहां पहुंच गए। अब ये रिजल्टेंट हो जाता है। ये वेक्टर का रूल है। वेक्टर के रूल में क्या होता है, एक का हेड दूसरे का टेल ही रिजल्टेंट को बारे में बता देता है। तो ये हमारा वेक्टर हो गया। तो वेक्टर कैसे पहचानेंगे, AXYZ को इस तरीके से लिखा जाता है। ये बताता है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको हटा दे रहा हूं। इसी तरीके से अब सिलेंड्रिकल का भी देख लो, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज इस क्लास में बची रह जाए। वैसे तो ये सिलेबस बहुत ब्रॉड है, पढ़ाने को देखा जाए तो पूरा साल कम पड़ जाए, लेकिन बेटा अगर सफलता पानी है तो एक कदम हम चले, एक कदम तुम चलो, तुम देखोगे कि बहुत जल्दी मंजिल आपके पास आ जाएगी। थोड़ा सा मेहनत आप करिए, थोड़ा सा मेहनत आपके टीचर करेंगे। विश्वास मानिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हमने कहा सर ये एक वेक्टर है ए, और हमने कहा रो फाई और जेड के फॉर्म में है, सर इसको कैसे समझाएंगे, वेरी गुड बेटा। अगर ये रो है तो ए रो लिख दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ बताता है कि इसके सफिक्स की बात कर रहा है। अच्छा, तो सर इसका भी तो कुछ यूनिट वेक्टर होगा, वेरी गुड, क्यों नहीं होगा बेटा, ये ए रो हो गया। अच्छा ठीक है, ए फाई के साथ तो इसका मैग्नीट्यूड ए फाई हमने कर दिया। और सर इसका भी तो यूनिट वेक्टर होगा, वेरी गुड, क्यों नहीं होगा बेटा, ए फाई हो जाएगा। और प्लस सर जेड के साथ भी जेड ही रहेगा, वेरी गुड बेटा, ए जेड हो जाएगा। और ये हमने ए जेड लिख दिया। यानी कि ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा वेक्टर किस फॉर्म में दिया है, बेटा वेक्टर को पहचानने का एक ही तरीका था, वो था उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से हम डिफाइन करते हैं कि वो कार्टेशियन है, कि वो सिलेंड्रिकल है, कि वो स्फेरिकल है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इसका वेक्टर बी लिखना चाहें तो वेरी गुड बेटा, आप ये भी लिख सकते हो। देखो किस तरीके से होगा। अच्छा, बी के लिए है तो सर हम लिख सकते हैं बी रो की डायरेक्शन में। अच्छा, यहां पे बी रो मत लिखिएगा, अभी भी ये क्या है, ए रो है। ए बस डिफाइन कर रहा है यूनिट को लेके, और रो बता रहा है कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। सर इसी तरीके से बी फाई भी हम लिख सकते हैं, और हम कहेंगे बेटा ये ए फाई हो गया। सर इसी तरीके से हम बी जेड भी लिख सकते हैं, और हम कहेंगे ये ए जेड हो जा रहा है। तो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अच्छा सर इसको भी तो बता दीजिए कि इसको करेंगे किस तरीके से। अभी भी मैंने कहा बेटा टेंशन लेने की जरूरत कोई नहीं है, अंशुमान सर आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये देखो, ये हमने x लिखा था, ये हमेशा याद रखिएगा, एक्स वाई जेड ही लेके चलिएगा। अच्छा सर ये कह रहा है, मान लीजिए सर हमें दे रखा है वेक्टर a, हमको दे रखा है 2 30 डिग्री और 5 दे रखा है। सर इसको सॉल्व करना था बेटा, कुछ करना ही नहीं है। पहले यहां से ओरिजिन पे खड़े हो जाओ। पहले हमेशा इसको देखा जाता है, जो पहले आता है उसी को पहले सॉल्व किया जाता है। कितने यूनिट चलना है सर, 2 यूनिट चलना है। 2 यूनिट चल दीजिए आप। ये ए रो की डायरेक्शन में आपने 2 यूनिट चल दिया। सर यहां से कह रहा है 30 डिग्री, कुछ करना थोड़ी है, 30 डिग्री मार्क कर दीजिए।
30 डिग्री मार्क करेंगे तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मार कर गए तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अब इसको जब मार करेंगे तो ये जो वैल्यूज आएगी ये हमारी 30 डिग्री की हो जाएगी। अब हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से कितना जाना है, जेड जाना है, तो ये देखो हम 5 डिग्री यूनिट आ गए। तो रिजल्टेंट हमारा क्या मिलेगा, ये वाली वेक्टर मिलेगी हमारी। ये जो लेंथ निकल के आई है ये हमारा होगा वेक्टर का। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे इस तरीके से सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो ये 30 डिग्री का हमने मार्क किया था। हमने बताया था बेटा फाई जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। और ये जो पॉइंट मान लो हमारा पी था ये कितना था, 230 डिग्री और 5 का था। तो आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि सर 2 60 डिग्री 10 किधर होगा, 2 5, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है। अगर यहाँ माइनस लिख दोगे तो माइनस के साथ जाएगा। चूंकि माइनस में हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हम जब आपको कोई चीजें समझा रहे हैं तो बोर्ड पे समझा रहे हैं। बोर्ड हमेशा 2 डायमेंशन होता है, यानी कि इसमें 2 ही एक्सेस होती हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। जब 2 डायमेंशन होता है बेटा तो इसमें 3 डायमेंशन चीज को हम कैसे आपको विजुलाइज करा पाएंगे। हमको विजुलाइज कराने में दिक्कत होगी कि सर नहीं आप हमको जो है -5 और जो है 190 डिग्री और -7 का बता के बताइए कितना होगा। तो होता क्या है कि ठीक है हम इसको भी कुछ हद तक डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम सिर्फ इसके निगेटिव और इसके निगेटिव को तो आसानी से डिफाइन कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये -5 हो जाएगा और ये -z हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब -5 हम आपको कैसे बताएं, क्यों, क्योंकि ये तो +x था, अब -x अंदर की तरफ जाएगा। अब बताओ -x अंदर की तरफ मैं कैसे ले जाऊं, क्योंकि ये तो बोर्ड है। इसको समझने के लिए आप बगल वाले कमरे में जाके देखिए। इसीलिए हम लोग जो है जब 2 डायमेंशन में समझाना होता है तो कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव एक्सेस के साथ ही चला जाए, बाकी किसी के साथ चलेंगे तो होगा कुछ नहीं। हमको बोर्ड पे आपको समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि -y तो हम समझा सकते हैं, -z भी हम समझा सकते हैं, लेकिन -5 को बोर्ड के अंदर जाके कैसे समझाएं। तो ये था हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा। बेटा एक इसमें और बचा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं लगे हाथ, तो हमारा ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर एक एक करके हम इसके न्यूमेरिकल पे भी आएंगे और आपको आसानी से समझा ले जाएंगे। ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। जो बच्चे अभी तक लाइक सब्सक्राइब ना किए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट वीडियोस हर बार लाते रहेंगे। जो भी दिक्कत आएगी फील्ड थ्योरी में, विश्वास मानिए मेरा, आपको अब 50 चैनल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चैनल पे बने रहिएगा, 100% ये टॉपिक आपका क्लियर कर दूंगा। स्फेरिकल के लिए बेटा देखो क्या चीज था। स्फेरिकल के लिए हमने बना रखा था ये सिस्टम, ये हमने एक स्फेरिकल के लिए बना रखा था। हमने कहा कि ये मान लो हमारा रो का सेक्शन था और रो के सेक्शन पे हमने एक पैरेललोग्राम बना रखा था। यहाँ से ये हो गया था, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा P था, इस पॉइंट के साथ ये हमने मिला रखा था और ये चीज हमने मिला दिया था। ये जो पॉइंट है दिट इज कॉल्ड r, थीटा एंड फाई। ये वैल्यू हमारी r की थी, ये वैल्यू हमारी थीटा की होती है, ये वैल्यू हमारी रो होती है, ये वैल्यू हमारी फाई होती है। इस वैल्यू को कहा जाता है रो साइन फाई, इसको कहा जाएगा रो कॉस फाई। इसी का पैरेलल ये निकल के आता है, यहां पे देखोगे तो इस तरीके से एक रिलेशन निकल के आता है। याद रखिएगा रो इज इक्वल टू r साइन थीटा हो जाता है। जैसे ही आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, थीटा यहाँ पे आते ही साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो रो होगा वही हमारा r हो जाएगा। ठीक है ना। इसको इसलिए यहाँ पे बता दिया कि क्यों, देखो हमने एक एग्जाम्पल आपको समझाया था कि बेटा ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर में बहुत सारे सर्कुलर डिस्क कट के निकलेंगे। सर्कुलर डिस्क जब कट के निकलते हैं तो इस तरीके से बनता है आपका, ये देखिए कोन स्ट्रक्चर है। तो ये छोटा ये बड़ा, हमने ये कहा ये r है और ये आगे चल के क्या हो गया, रो हो गया था। तो ये r इसके बराबर कब आएगा, जब ये वाली लाइन जो है ये आते आते कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि ये थीटा जो है, ये जो थीटा है जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो यही r कहाँ आ जाएगा, रो पे आ जाएगा। तो आपको उस पर भी नहीं जाना है, आप बस दिमाग में रखे रहिएगा। एक ये डायग्राम दिमाग में रख लीजिएगा, ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z हो जाता है।
ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, ये एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसके वेक्टर ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आर थीटा और फाई के साथ। सर लिखा कैसे जाएगा, वेरी गुड, ए आर की डायरेक्शन में प्लस ए थीटा की डायरेक्शन में और प्लस ए फाई की डायरेक्शन में। ये याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर ही डिफाइन करता है कि जो वेक्टर दिया हुआ है वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर है। ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने आपको बता रखे हैं, ये 3 कोऑर्डिनेट समझ जाइएगा। अगले वीडियो में इसका एक न्यूमेरिकल हम आपको बता देंगे जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा, थैंक यू।